हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपकी राजन की सीरीज़ डीएलएड सेमेस्टर 2 के लिए यहाँ पर इस चैनल पर बिल्कुल शानदार और इजी तरीके से कराई जा रही है। हर एक एक चीज़, हर एक एक सेगमेंट आपको बिल्कुल ये कह दो कि एक इफ़ेक्टिव मैनर में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार देते रहेंगे। तो जितने भी बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। ठीक है भाई, 3 सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं डीएलएड सेमेस्टर 2 के, और बाकी हमारा यहाँ पर जो चौथा सब्जेक्ट चल रहा है वो है विज्ञान। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस जिस बच्चे ने वॉच नहीं की हैं वो वॉच कर ले। 30 क्वेश्चन में आपको लघु प्रश्न हमारे चल रहे हैं इस टाइम, और 30 प्रश्न मैं आपको पूरे तरीके से कंप्लीट करा चुकी हूँ। राइट, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, छाया और उपछाया को परिभाषित कीजिए। अब देखिए, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को जब प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु को आर पार से वो रोक देती है, जिससे कि वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। आपने भी देखा होगा कि अगर जैसा लाइट जा रही है, लाइट इस तरीके से अगर जा रही है, ठीक है, और आप बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु यहाँ पे रख दें तो क्या होगा, इसके एक और आपको प्रकाशहीन क्षेत्र दिखाई देगा जहाँ पे लाइट नहीं जाएगी। उसी को क्या कहेंगे, बेसिकली हम छाया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर प्रछाया या फिर उपछाया। वस्तु की छाया एवं मध्य भाग जो बहुत ज़्यादा काला होता है उसको कहते हैं प्रछाया, और जो प्रछाया के चारों ओर का सीमावर्ती कम काला भाग होता है उसको कहते हैं उपछाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आंधी के क्या लक्षण है, लिखिए। आंधी तो आपने देखी भी होगी, है ना, कई बार आंधी आती है। अधिकतर ये देखा जाता है कि जो पवनें और वायु हैं वो वायु दाब की भिन्नता के कारण चलती हैं। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब और निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती हैं। यही हवाएं विक्षोभ और चक्रवात के प्रभाव से विकराल रूप लेकर धारण कर लेती हैं, और यही क्या होती है, आंधी होती है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में यही हवाएं आंधी के रूप में धूल और रेत से भरी होती हैं। इससे पौधे जनधन की बहुत ज़्यादा हानि होती है। कभी कभी घने जंगल में आंधी के द्वारा पेड़ों को आपस में रगड़ खाने से आग भी लग जाती है, जिससे कि जीव जगत के लिए बहुत ही भयानक स्थिति पैदा होती है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा जो मेन कारण है आंधी आने का वो क्या है, उच्च दाब से निम्न दाब और निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष में समस्थानिकों का स्थान पर प्रकाश डालिए। अब देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के वो परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी आप देखना, आपको क्लास 9th में मिल जाएगी। ठीक है, क्लास 9th के एनसीईआरटी में खोजना, आप एक चैप्टर है आवर्त सारणी को ही लेके, मेंडलीव की आवर्त सारणी आप उसमें पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल पढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर उसके अंगों का वर्णन कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था, मुझे ध्यान है। देखो इसमें आपको क्या करना है, आपको इस डायग्राम की 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको मेन चीज़ें समझा देती हूँ। इसको बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं, जायांग, यानी कि स्त्री केसर जो कि फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है। ये होता है पुंकेसर जो कि मेल का सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट में। ठीक है, और ये जो है पुतंतु, ये मेल के सेक्स ऑर्गन का एक पार्ट है। ठीक है, और ये हैं बाह्य दल जो हमें क्या बोलते हैं, फ्लावर के नीचे हरी हरी सी पत्ती दिखाई देती हैं, छोटी छोटी। ठीक है, और ये बड़े बड़े पत्ते जो हैं इन्हें क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दलपुंज। चलिए अब देखो इसी पार्ट को बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है। ये जायांग का अकेला पार्ट है, यानी कि फीमेल का सेक्स ऑर्गन। ठीक है,
इसको पुष्प व्रंत बोलते हैं, जो डंठल दिखाई दे रही है। ये जो बेस है इसको बोलेंगे पुष्पासन। ये अंडाशय है, ये वर्तिका है, ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है। और ये सबसे ऊपर जो टॉप पर है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला पुमंग, ये है मेल का सेक्स ऑर्गन, इसको डिटेल में यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरीके से आपको इस डायग्राम की 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसको ईजिली समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों के मुख्य कार्य बताइए और मक्का, प्याज, सरसों और बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम बताइए। तो देखो, जड़ों का मुख्य कार्य होता है पौधे को पानी देना, मजबूती प्रदान करना, ठीक है। मक्का में होती है अपस्थानिक और रेशेदार जड़, प्याज में भी अपस्थानिक जड़ होती है, सरसों और बैंगन में होती है मूसला जड़, ठीक है। 2 तरह की जड़ें, अपस्थानिक और मूसला जड़। अगर आपको डिटेल में समझनी है तो हमारे चैनल पर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया गया है, चाहे तो आप उसको वॉच कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है, सचित्र वर्णन कीजिए। ये फिजिक्स का पार्ट है। अब किसी कुचालक पदार्थ जैसे कि लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज़ या फिर प्लास्टिक की बेलनाकार नली हो, सपोज़ कोई बेलन जैसी ही रोड है, ठीक है, और उसमें विद्युत रोधी तारों को नलिका के ऊपर, जैसे ये रोड हो गई, इसके ऊपर हम तार लपेटते जाएंगे, ठीक है। तो इसके तार के सिरों को शुष्क सेल बी कुंजी के धारा नियंत्रक आर से जोड़ देंगे और इस प्रकार से लटकाया जाता है कि ये क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो और विद्युत, यदि इसे परिनालिका से सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करती है। और आपने देखा भी होगा, जो भी चुंबक है उसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, जिससे कि एक तार उत्तरी ध्रुव में और दूसरी तार दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। और यही परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दें तो उसके सिरों की ध्रुवता भी क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है। इस तरीके से है, आपको ये धारावाही परिनालिका बनानी है और इसमें आपको यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखाने हैं, कुंजी जोड़नी है। ये 2-4 चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, टिप्पणी लिखिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप सभी को क्या लेना पड़ेगा, एक बैलेंस डाइट होती है, संतुलित आहार। आपने देखा होगा कि हमारी जो थाली है उसमें चावल भी होने चाहिए, प्रॉपर दाल भी होनी चाहिए, है ना, जिससे कि हमें सारे न्यूट्रिशन मिल सके। अब देखिए, संतुलित आहार का तात्पर्य उस आहार से है जो शरीर के आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता, नियामक और सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है, संतुलित आहार कहलाता है। अब देखिए, हमें जो इसकी आवश्यकता है उसके भी बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो ऊर्जा के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए और शरीर की सुरक्षा के लिए। मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक नहीं कि वो संतुलित हो। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पेट तो भर जाएगा आराम से, लेकिन ये नहीं है कि वो संतुलित हो, पूरी तरीके से बैलेंस डाइट आपको मिली हो, राइट। अगर आहार में ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी तत्व जो हैं वो उचित मात्रा में होंगे तो निर्माणक और सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वो आहार संतुलित नहीं कहलाएगा, ठीक है। सपोज़ आपने छोले भटूरे की प्लेट खाई, ठीक है भाई, यहाँ पे ठीक है, छोले भटूरे की प्लेट खाई आपने और आपका पेट तो उसमें पूरे तरीके से भर जाएगा, लेकिन क्या वो बैलेंस डाइट होगी? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरीके से आहार जो है वो शरीर को क्रियाशील करने में तो सहायक होगा, लेकिन इसके कारण व्यक्ति कमजोरी, थकावट का अनुभव नहीं करेगा। निर्माणक और सुरक्षात्मक तत्वों की कमी के कारण व्यक्ति का जो शरीर है वो हष्ट-पुष्ट भी नहीं रहेगा, उसकी वृद्धि कम हो जाएगी, शरीर रोगों का शिकार हो जाएगा। इसी तरीके से भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्वों की कमी है अगर, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाएगा, ठीक है। मेन चीज़ है, ज़्यादा खाना खाना मेन चीज़ नहीं होती है। मेन चीज़ ये है कि आप पूरी तरीके से
सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल और प्रतिकूल नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल है, फसल तैयार करते समय वर्षा का होना अनुकूल परिवर्तन है, जबकि अगर फसल पक जाती है तो अगर तब बारिश हो तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिकूल परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक जीवन में घर्षण बल का महत्व क्या है, उदाहरण देते हुए समझाइए। अब देखिए, खुरदरी सतह पर हम बिना फिसले चल सकते हैं। दूसरी चीज़, पहिए और ब्रेक के मध्य लगे घर्षण बल से ही वाहन की गति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, माचिस की जो तिल्ली है वो माचिस की सतह पर घर्षण बल के कारण ही जलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सौर परिवार को सचित्र यानी कि चित्र सहित समझाइए। अब देखिए, जो सौरमंडल है वो सूर्य का परिवार कहा जाता है। इसमें सूर्य एक तारा होता है जो कि प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से निकले हुए 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ये सभी अपने अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता होता है। इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट क्या होता है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग लिखिए। अब देखिए, भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी, खनिज लवण भी और वाइटामिन भी। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्वाशियोरकार रोग और मेरिस्मस आपको हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक और धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है, उदाहरण देकर समझाइए। अब देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे, आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो विद्युत धनात्मक गुण और धात्विक गुणों में परिवर्तन क्या होगा। सबसे पहली बात, जो विद्युत धनात्मकता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो 4 तरह के दांत होते हैं। सबसे पहला होता है कृंतक, क्या बोलते हैं इसको, कृंतक। कृंतक जो दांत होते हैं धारदार होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ये भोजन को छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। फिर होता है आपका रदनक या फिर भेदक। भेदक की संख्या 2 होती है। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा थोड़े से लंबे नुकीले होते हैं। ये भोजन को पकड़ने का काम, फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, फिर होता है अग्रचवर्णक, जिसको प्रीमोलर्स कहते हैं। ये जो है इसकी अत्यंत नुकीले सिरे होते हैं, लेकिन कैनाइन दांतों की अपेक्षा ये थोड़े से कम नुकीले होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है और इनका काम होता है भोजन को कुचलना। और नेक्स्ट है दाढ़ और चवर्णक, जिसे बोलते हैं। चवर्णक दांत मुख में पीछे की ओर स्थित होते हैं और आकार में चौकोर होते हैं। इनके सिरे तेज धार के होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना। ये बहुत ही सुदृढ़ होते हैं। इनकी कुल संख्या होती है 6। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के भोजन में पोषण की प्रक्रिया समझाइए और संक्षेप में विभिन्न पदों का विवरण दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है अंतर्ग्रहण, यानी कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन को अपने मुंह के अंदर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर होता है पाचन। जैसे कि खाया हुआ जो भी हमारा खाना है, चाहे वो ठोस हो या तरल, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा अविसरणशील होता है, जिसे सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता। उसे पाचक रसों और जल की जलीय अपघटन क्रिया द्वारा शर्करा, अमीनो अम्ल और वसा अम्ल के छोटे छोटे विसरणशील अणुओं और आयनों में बदल दिया जाता है ताकि उसका अवशोषण हो सके। फिर होता है नेक्स्ट स्टेप अवशोषण। अब इसमें क्या होगा, जो आपका अच्छे तरीके से चबाया हुआ भोजन है उसका क्या होगा, यहाँ पे अवशोषण होगा, यानी कि अब्जॉर्ब होगा। पचने के बाद पचा हुआ भोजन जो है वो आंत में चला जाता है और वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर होता है स्वांगीकरण। अवशोषण के बाद रुधिर में होकर अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और वसा के अणु शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। ठीक है,
जहाँ पर वो जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। पचे हुए भोज्य पदार्थों को जटिल और घुलनशील पदार्थों के रूप में भिन्न ऊतकों के कोशिका द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। और लास्ट हमारा स्टेप है बहिक्षेपण। इसमें क्या होता है, भोजन का जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, जो अपचा हुआ भोजन है, जो पचा नहीं है, वो बड़ी आंत में चला जाएगा और इसका अधिकांश भाग जो है वो पुनः अवशोषित हो जाता है। शेष पदार्थ जो है मल द्वारा गुदा द्वार में जाके बाहर निकल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए, ऊर्जा रूपांतरण का मतलब क्या है? ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखो, कई बार ना ये क्वेश्चन रिपीट करके, रिवर्स करके भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा उपकरण है जिसके थ्रू हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो आप बता देंगे कि क्या है वो? विद्युत मोटर। और यही ऊर्जा का क्या कहलाता है? रूपांतरण। अब देखिए, रूपांतरण के बहुत सारे उदाहरण भी हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन, विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन, सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती के जलने में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय और ऊष्मीय ऊर्जा में, और बिजली के पंखे मिक्सी में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, गति मिलती है उसको जब वो चलते हैं। और डायनेमो से होता है गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। उम्मीद करते हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल जाए। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।